नमस्कार। 30 सितंबर जो कि लास्ट डेट थी 17-18 के नोटिस इशू करने की, उसमें बल्क में लाखों की संख्या में इकट्ठे सॉफ्टवेयर मेड नोटिस थे जो इशू कर दिए गए। कब मेरा नोटिस वैलिड है, क्या मुझे उस समय उसका जवाब देना ज़रूरी है, कौन से नोटिस थे जो इनवैलिड हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कुछ स्पेसिफिक नोटिस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे हर नोटिस का रिप्लाई देना ज़रूरी है, या क्या मेरे पास जो नोटिस आया है वो एक वैलिड नोटिस है भी या नहीं, तो कोई प्रोसीडिंग्स उसके बाद में स्टार्ट करूँ भी या नहीं। तो सबसे पहले जो एक नोटिस के एसेंशियल्स होने चाहिए, यानी कि कब एक नोटिस एक प्रॉपर और करेक्ट नोटिस है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर दिल्ली डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी और उनमें से क्या काम आपके वो आएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस के अंदर होनी चाहिए वो ये कि इट शुड बी अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट। स्पीकिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपको मैं प्रॉपरली बताऊँ कि आपसे कौन से सेक्शन में क्या गलती हुई है, अगर रिटर्न में मिस्टेक हुई तो किस मंथ की रिटर्न में कितनी अमाउंट की मिस्टेक है या फिर डिफरेंस है दो रिटर्न्स के अंदर। तो यानी कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस हर प्रोविज़न की मुझे दी जानी चाहिए और साथ में उस अमाउंट की भी जो मेरी मिस्टेक्स हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वांटिफिकेशन। तो जो आपने गलतियाँ की हैं उनका एक क्वांटिफिकेशन और कैलकुलेशन आपको बना के देख के उनको पूरी अमाउंट बतानी है, फुल अमाउंट की आपकी इतनी अमाउंट पेबल बनती है, और उसमें जहाँ पे जो भी कैलकुलेट करना है कितने % पे क्या चीज़ कैलकुलेट की गई है, किस सेक्शन के अंदर की गई है, वो बस नोटिस के अंदर क्लैरिफाइड होना चाहिए। अगर कोई नोटिस वेग है या किसी नोटिस में उन्होंने ठीक से बताया नहीं कि आपकी मिस्टेक क्या है, या किसी नोटिस में उन्होंने बिना किसी प्रोविजन को साइड की बस ऐसे बोल दिया कि अच्छा आपका इतना रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे नोटिस में ऐसा हो रहा है, तो वो नोटिस अपने आप में ही इनवैलिड है। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड चीज़ क्या होती है? थर्ड चीज़ होती है कि जो नोटिस है वो ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी ने ही इशू किया हो, यानी कि जिस पर्सन का ज्यूरिसडिक्शन है आप पे उसने इशू किया हो। अब यहाँ पे जो दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन वो काम आएगा, जहाँ पे एक बार कोई प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुकी हैं लॉ के अंदर, उस पर आप दोबारा से नोटिस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस देखो एक हियरार्की बनी हुई है कि पहले एडजुडिकेशन होगा, यानी कि आपको किस चीज़ पे नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद आपसे आपकी बात रखवाई जाएगी, उसके बाद उसका एक ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, और अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है वो तो फिर डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल भी बनानी है तो काफ़ी लोग को हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है, या फिर आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टेड हो जाती हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उस पर भी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बार जो चीज़ एडजुडिकेट हो गई लॉ उसको दोबारा एडजुडिकेट करने का राइट देता है? द आंसर इज नो। और रिसेंटली दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने खुद ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि जहाँ पे किसी एक सेक्शन के अंदर या कहीं एक जगह पे स्क्रूटनी में या फिर ऑडिट में आपकी कोई चीज़ एडजुडिकेट हो गई है, 1 साल की आपकी जो चीज़ें हैं मान लो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो गई, सेम इशू पे दोबारा से नोटिस आपको नहीं भेजा जा सकता। बहुत सारे इस तरह के रिपीटेड नोटिस थे जो डिफरेंट टैक्स पेयर्स को भेजे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इस तरह के जितने भी नोटिस हैं उनको विड्रॉ किया जाएगा, यानी कि उनको वापस उठाया जाएगा। अच्छा, कई जगह पे जो पर्सनल हियरिंग की डेट थी वो रिटर्न जो रिप्लाई सबमिट करते हैं उससे पहले की वो पर्सनल हियरिंग की डेट दे रहे थे, वो भी दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आप जब तक उसने अपना रिटर्न रिप्लाई सबमिट नहीं किया है पर्सनल हियरिंग की डेट नहीं दे सकते, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है उसमें पर्सनल हियरिंग से जब तक आपकी पूरी रिप्लाई ही नहीं बनी है। अच्छा, अब आपके पास नोटिस तो आ गया, लेकिन आपके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा था तो आपने बोला कि मुझे थोड़ा एडजमेंट दे दो। तो यहाँ पे भी कोर्ट केसेस है जहाँ पे कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको एडजमेंट प्रॉपर्ली नहीं दिया गया, यानी कि आपको कभी 4 दिन का, 8 दिन का या 5 दिन का ही समय दे रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर टाइम भी नहीं दे रही हूँ रिप्लाई देने के लिए, और मैंने सीधा ऑर्डर पास कर दिया, या आपने रिप्लाई दिया मैंने आपके रिप्लाई को कंसिडर किए बिना ऑर्डर पास कर दिया, तो इन सारे ही केसेस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्योंकि फॉलो नहीं किए गए, तो इन सारे ही केसेस में जो ऑर्डर्स हैं वो कॉश हो सकते हैं, यानी कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो। यानी कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली आपको टाइम भी दिया जाना चाहिए और उसको प्रॉपरली सुना भी जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपने फ़ोन पे ऑफिसर से कुछ डिस्कस कर लिया या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने जाके एक बार बात कर ली कि भाई क्या है, तो क्या उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा और ये माना जाएगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दी गई है? तो कोर्ट जजमेंट्स पे कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है अपनी सारी बात रखने का अधिकार आपको प्रॉपरली एक फॉर्मल तरीके से दिया जाना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन अ फ़ोन कॉल, या फिर ऐसा नहीं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव से पूछ के आएगा कि यह मतलब किस चीज़ का नोटिस है तो आप बोलो कि नहीं अब तो दे दी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। पूरी बात आपको अपने रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी नोटिस के बारे में। जुरिसडिक्शनल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इनकी विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए, और अगर टाइम बाद है आपको नोटिस तो भी वो अपने आप ही कॉस्ट रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस केस में। तो अभी आप लोगों के पास भी बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं थाउजेंड्स की अमाउंट में, मुझे पता है डेली जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, आई अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो एक्चुअली में जिनकी कोई बेसिस नहीं है, जिनका कोई रीज़न भी नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ सिर्फ नोटिस से रिलेटेड कोई इशू है तभी आप करना,
बिल्कुल सिंपल चीज़ें या फिर रिटर्न से रिलेटेड या फिर आईटीसी से रिलेटेड प्लीज़ उस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं भेजना, प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही आप अपने इश्यूज़ भेज सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंट है तो भी आप मुझसे नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच।